सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कि जनरल बाजवा के रिटायर होने से पहले नए सेना प्रमुख के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का नाम राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। अब सवाल है कि क्या इमरान खान की पसंद का बनेगा नया आर्मी चीफ और कौन होगा जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी। जहां एक तरफ जानलेवा हमले के बाद इमरान खान अपने आजादी मार्च में फिर से शामिल होने जा रहे हैं, वहीं शहबाज शरीफ सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद को कंटेनरों से लैस कर दिया है। हालांकि इमरान ने शक्ति प्रदर्शन के लिए इस बार रावलपिंडी को चुना है, जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इस बीच शहबाज सरकार ने भी नए आर्मी चीफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 26 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान में गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने इशारों में ये भी बता दिया कि नए सेना प्रमुख के नाम पर मुहर लग चुकी है। वहीं इमरान खान आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर शरीफ बंधुओं पर निशाना साधते रहे हैं। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इमरान खान के आरोपों पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए, तो फिर शहबाज गिल क्यों जेल से जाना चाहिए? और अगर ताकतवर आना चाहिए कानून के नीचे, तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं आने चाहिए FIA में, JIT में? क्यों नहीं आना चाहिए फॉरेन फंडिंग में, इलेक्शन कमीशन में? क्यों नहीं हिसाब देना चाहिए तोशा खाना में? क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करते हैं जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। इमरान खान नया आर्मी चीफ अपनी पसंद का चाहते थे। यही वजह है कि अपने आजादी मार्च में वे लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट, इदारों को तबाह करना और मेरिट खत्म कर दो, तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये तो मेरिट पर ही फैसला करेगा। दरअसल इमरान खान मेरिट के हिसाब से सेना प्रमुख की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। दूसरों को दागदार बताने वाले इमरान पर सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब भी लगातार हमला बोल रही हैं। उन्होंने इमरान पर निशाना साधते हुए कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का गुलाम हो वो देश को कैसे आजाद कराएगा। गुलाम, मैं चाहता हूं मुल्क आजाद हो जाए। तुम क्या चाहोगे? मुल्क आजाद हो जाए जो खुद गुलाम हो फॉरेन फंडिंग का, जो खुद गुलाम हो उस फॉरेन फंडिंग का, उन आटा चोरों का, उन चीनी चोरों का, उन LNG चोरों का, उन गैस चोरों का, जिन्होंने फराक गोगी का, बुशरा बीबी का जो गुलाम हो, आरिफ नकवी का जो गुलाम हो, जो भारतीयों का गुलाम हो, जो इसराइल से पैसा आया उसका गुलाम हो, जो अमेरिका से पैसा आया उसका गुलाम हो, जो UK से पैसा आया, कनाडा से पैसा आया, उस फॉरेन फंडिंग का गुलाम हो, वो मुल्क को आजाद कराएगा। जब इमरान ने देखा कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में उनका कोई रोल नहीं रहा और न ही उनकी पसंद का सेना प्रमुख नियुक्त होने जा रहा है, तो उन्होंने फिर से पाकिस्तान में चुनाव की मांग कर डाली। मैं आज अब इसको और कोई फिक्र नहीं है
कि ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि है बड़ा बुज़दिल आदमी, इलेक्शन से भाग रहा है, मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि पाकिस्तान में बिना सेना की मदद से कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं चला सकता। पाकिस्तान में सेना पर्दे के पीछे से सरकार पर कंट्रोल रखती है। यही नहीं, विदेश और आर्थिक मामलों में भी सेना का बड़ा दखल माना जाता है। की जो हालत है उससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत तेजी से गिर रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खतरे में है, क्योंकि इमरान खान अपना आज़ादी मार्च लेकर के चल रहे हैं और हर हालत में वो इस जंग में जीतना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी कौन होगा और किसे मिलेगी पाकिस्तानी सेना की कमान। फिलहाल आर्मी चीफ के लिए सेना के 6 अफसरों का नाम आगे चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, जो पाकिस्तानी सेना के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, 2018 में 8 महीनों के लिए खुफिया एजेंसी ISI के चीफ बनाए गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा, इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इन्होंने आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ सफल ऑपरेशन चलाया था। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ये इंडियन एयरफोर्स के मामले में अनुभवी माने जाते हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, ये ISI के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली घुसपैठ को रोका। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के चर्चित सैन्य अधिकारी हैं और ISI के ताकतवर डायरेक्टर जनरल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर 2011 से 13 में आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे। इन्होंने लाहौर के 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड किया है। जनरल बाजवा 29 को रिटायर हो रहे हैं। उसके पहले आर्मी के नए चीफ का सिलेक्शन होना जरूरी है और अगर खबरों की सुने तो शायद प्रेसिडेंट के पास शहबाज शरीफ की सरकार ने प्रेसिडेंट के पास 5 नाम भेज दिए। अब इन नामों में से चूज करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये आ रहा है कि पहले तो 4 नाम जो भेजे गए, उसके अलावा जो 5वां नाम अभी भेजा गया, जो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का, असीम मुनीर सबसे सीनियर है, वो 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 3 स्टार जनरल। जहां एक तरफ आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर सियासी घमासान जारी है, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का देश पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बेहद करीब पहुंच गया है। दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती और उनका जो 64.5%, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करे। हालांकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार और आर्थिक मामलों के कुछ जानकारों का दावा है कि देश डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं और ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब IMF पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की 9वीं समीक्षा करने वाला है। कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं वो अगर हम वापस नहीं कर सकते और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद। इस भयावह परिस्थिति के बाद भी पाकिस्तान में अभी आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की कोशिश है कि उनके समर्थक को आर्मी चीफ बनाया जाए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
यही वजह है कि इमरान खान ने भी लाखों समर्थकों को रावलपिंडी बुलाकर सरकार पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है। लिहाजा पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ का खतरा बढ़ गया है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान कंगाली और बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन उसके आर्मी अफसर मालामाल हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक खुलासे से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि जनरल बाजवा के परिवार वाले और रिश्तेदार उनके 6 साल के कार्यकाल में अरबपति हो गए और उन्होंने 12 अरब से ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली। अब ऐसे में सवाल है कि जनरल बाजवा के पास बेशुमार दौलत कहां से आई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी विदाई से पहले खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। नए आर्मी चीफ की नियुक्ति से पहले बाजवा की लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाजवा के परिवार की संपत्ति को लेकर एक पाकिस्तानी वेबसाइट ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का परिवार 6 सालों में अरबपति हो गया। बाजवा के रिटायरमेंट से हफ्ते भर पहले पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस के लिए लिखी अपनी रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासा किया है। अपनी रिपोर्ट में नूरानी ने कहा, पिछले 6 सालों में बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में फार्म हाउस बनाए, इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल प्लाजा शुरू किए। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इन प्रॉपर्टी की कीमत 12 अरब से भी ज्यादा है। डील बाजवा की पत्नी आयशा अहमद, बहू महनूर साबिर और परिवार के कुछ करीबी लोगों के नाम पर हुई है। बाजवा साहब के बारे में अभी एक रिपोर्ट आई है फैक्ट फोकस में कि 12.5 अरब डॉलर की उनकी संपत्ति 6 साल में हो गई। तो ये चीज है। फिर दूसरी चीज ये है कि इतना ही नहीं, सीपीईसी के जो पहले वो थे डायरेक्टर जनरल, जो कि इमरान खान के सहयोगी भी थे, वो भी असीम बाजवा थे। असीम बाजवा के नाम कहा जाता है कि पिछले 4 साल में उनकी फैमिली ने 200 से ज्यादा पापा जॉन पिज़्ज़ेरिया के वो ले रखे हैं, फ्रेंचाइजी ले रखे हैं। तो वो भी बहुत बड़े आदमी बन गए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो सीपीईसी के पैसे से बड़े आदमी हुए हैं। तो ये वहाँ की आर्मी की रिवायत रही है। आयशा अहमद के नाम पर 2016 में 8 नई प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिन्हें 17 अप्रैल 2018 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज करवाया गया। उस वक्त भी बाजवा आर्मी चीफ थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में आयशा के नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन 2016 में तमाम प्रॉपर्टी को मिलाकर उनकी इनकम 0 से 2.2 अरब हो गई। ठीक इसी तरह बाजवा की बहू महनूर साबिर के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी खरीदी गई। 2018 में शादी के एक हफ्ते के अंदर ही महनूर की इनकम 0 से करीब 1 अरब हो गई। साल 2013 के इनकम टैक्स रिटर्न में बाजवा ने बताया था कि उनकी पत्नी के नाम पर सिर्फ 3 संपत्तियां हैं। लाहौर में 2 कमर्शियल प्लॉट और एक इस्लामाबाद में, जिसकी कुल घोषित कीमत 70 लाख रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार सेना प्रमुख बनने के बाद 2017 में उन्होंने संपत्ति के विवरण में 3 बार संशोधन किया। 2013 के रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट में बाजवा ने लाहौर का एक प्लॉट और जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि ये प्लॉट उन्होंने 2013 में ही खरीदा था, लेकिन इसकी जानकारी देना वो भूल गए। खास बात यह है कि बाजवा को 4 साल बाद अपनी चूक याद आई, जब वो सेना प्रमुख बन चुके थे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है और सरकार सेना के इशारे पर काम करती है। ऐसे में हर प्रधानमंत्री चाहता है कि उसके भरोसे का आदमी ही सेना प्रमुख बने और सेना प्रमुख की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं।
वहीं इमरान खान आजादी मार्च के जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनकी रणनीति है कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में उनकी राय भी शामिल की जाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने इससे इनकार कर दिया। और आज जिधर हम अब खड़े हैं, ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने 23 निजी दौरे किए लंदन के। मैं प्राइम मिनिस्टर था 3.5 साल, मेरे तो बच्चे बाहर थे। मैं तो एक दफा भी नहीं गया, हालांकि 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड आने की, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तब बाहर जाऊं, हमारा मुल्क गरीब है, हम मकरूज हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा अभी 61 वर्ष के हैं और वो चाहते तो एक्सटेंशन ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बंद हो चुके हैं, लिहाजा अब पाकिस्तान जम्मू में एलओसी से घुसपैठ कराने की फिराक में है। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ की ऐसी 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया और सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया, जबकि एक घुसपैठिए को जिंदा पकड़ लिया गया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। सुरक्षा बलों के मुताबिक पहले घुसपैठिए को चेतावनी दी गई, लेकिन उसने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुस्साहस किया है। 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात को एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया जम्मू के अरनिया सेक्टर में, और जैसे ही वहां पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने उसे देखा, उसे चेतावनी दी गई, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद भी वो नहीं रुका और बीएसएफ के जवानों ने फिर उस पर फायरिंग की और उसको मार गिराया गया। वहीं दूसरी घटना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही होती है जम्मू संभाग के रामगढ़ सेक्टर में, और जैसे ही वहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को देखा गया, उसको चेतावनी दी गई और बीएसएफ के जवानों ने उसे धर दबोचा। फिलहाल उस घुसपैठिए की पूछताछ चल रही है, लेकिन एक बार फिर ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करना चाहता है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ की ऐसी 2 कोशिशों को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया, जबकि एक घुसपैठिया जिंदा पकड़ा गया। जहां अरनिया सेक्टर में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया, वहीं सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। अरनिया सेक्टर में जो हमारे जवान तैनात रहते हैं बॉर्डर पर दिन रात, उन्होंने कुछ हरकत देखी, उसको नोटिस किया। जब वो इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुआ तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन वो एग्रेसिवली आगे बढ़ा तो उसको जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया और उसको घुसपैठिए को मार गिराया गया। दूसरी घटना में करीब सुबह 4:30 बजे एक मूवमेंट देखा गया, उसको भी चैलेंज किया गया। तो इस केस में वो रुक गया और उसने हाथ खड़े कर लिए, तो उसके बाद में उसके ऊपर फायर नहीं गिराया गया और उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। कश्मीर घाटी में बर्फ गिरने के बाद पाकिस्तानी आतंकी जम्मू से घुसपैठ कराने की फिराक में है। सुरक्षा बलों का मानना है कि सर्दी के महीनों में इस तरह की घुसपैठ हर साल होती है, जिसके लिए बीएसएफ तैयार है। पाकिस्तान घुसपैठ की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा नहीं दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान घुसपैठ के लिए इस नुस्खे को हर साल आजमाता है, ताकि अगर एक घुसपैठिया भी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाए तो बाद में दूसरे आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। जम्मू से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।